परम ज्योति पठन पाठन के माध्यम से इस वीडियो के माध्यम से ग्राम पंचायत और पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे, जो कि लेखपाल के सिलेबस का एक मुख्य पार्ट है, ग्राम समाज और ग्रामीण परिवेश और विकास। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं कि क्या होता है पंचायत और पंचायती राज व्यवस्था क्या होती है। तो पहले तो समझते हैं इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। भारत एक गाँवों का देश है। अभी अगर 2019 के अनुसार देखा जाए तो भारत में गाँवों की संख्या 6,64,369 है। तो ये नंबर याद रखिएगा। टोटल नंबर ऑफ विलेज इतने हैं, लेकिन अगर 2011 सेंसस के अनुसार से देखें हम लोग गाँवों की संख्या तो 6,49,481 है। ये दोनों आप लोग डेटा याद रखिएगा। तो इतने गांव हैं और भारत की अधिक से अधिक जनसंख्या गांव में निवास करती है। भारत की टोटल जनसंख्या का 83.3 करोड़, मतलब कि 68.84 जनसंख्या गाँव में निवास करती है। तो इस हिसाब से ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम लोग गाँवों में शासन कैसे है और गाँव की शासन प्रणाली कैसे चलती है, इसके बारे में पढ़ें। तो पहले तो जब देश हमारा आज़ाद हुआ, शुरू से ही गांधी जी का मानना है कि भारत का विकास गाँवों से हो सकता है और गाँव में ही भारत की आत्मा बसती है, क्योंकि गाँव एक छोटे छोटे लेवल पे अगर गाँव का विकास हो तो पूरे भारत का विकास हो जाए। और कहीं ना कहीं लोग गाँव से ही आके शहर में बसते हैं, तो गाँव में अगर शिक्षा अच्छी हो, वहाँ स्वास्थ्य अच्छा हो, तो एक अच्छा ह्यूमन कैपिटल जनरेट होगा जो भारत के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। तो इस तरह से हम लोग आज़ादी के बाद से ही गाँव के ग्राम पंचायत बनाने की कवायद में लग गए। शुरू में तो बनाना संभव नहीं था, क्योंकि आज़ादी के बाद स्थिति भारत की उतनी अच्छी नहीं थी। कम्युनल वायलेंस थे, वहाँ राइट्स हुए। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे देश आगे बढ़ता गया, विकास होती गई, तो ग्राम पंचायत का गठन हुआ। तो सबसे पहले हमारे संविधान के किस आर्टिकल में ये मेंशन है कि ग्राम पंचायत का गठन होना चाहिए, तो वो है आर्टिकल 40, अनुच्छेद 40 में ये है कि ग्राम पंचायत व्यवस्था भारत सरकार को ग्राम पंचायत व्यवस्था बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसी के सिलसिले में धीरे धीरे समय के साथ सबसे पहले ये पहला कदम 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम CDP, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, या कह लीजिए कम्युनिटी डेवलपमेंट कार्यक्रम लाया गया। कम्युनिटी डेवलपमेंट करने का मतलब कि कम्युनिटी बनाए गए, छोटे छोटे क्लस्टर बनाए गए और उसको फंडिंग किया गया और उसमें उसको फाइनेंस किया गया, उसको डेवलप करने की कोशिश की गई, लेकिन ये ज़्यादा सक्सेस नहीं रहा। तो इसी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को चेक करने के लिए कि ये कितना सक्सेस रहा, नहीं रहा, इसमें क्या कमी रह गई, तो 1957 में एक कमेटी बैठाई गई जिसको कहते हैं हम लोग बलवंत राय मेहता कमेटी। और पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहीं ना कहीं यहीं से होती है, बलवंत राय मेहता समिति से। तो बलवंत राय मेहता समिति 1957 में बनाया गया। बलवंत राय मेहता कमेटी क्यों बनाई गई? क्योंकि वो देखना चाहती थी कि ये जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो 1952 में लाया गया, इसका वर्किंग कैसे है और इसका वर्किंग सही से रहा है, नहीं रहा है, इसके आधार पे वो अपने कुछ सुझाव दे कि क्या और इम्प्रूवमेंट किया जाए कि ये और अच्छे से काम करे। तो बलवंत राय मेहता ने सबसे पहला सुझाव क्या दिया कि 3 स्तरीय पंचायत का गठन होना चाहिए। पूरे भारत में 3 स्तरीय पंचायत का गठन होना चाहिए। 3 स्तरीय पंचायत का मतलब कि ग्राम लेवल पे ग्राम पंचायत, क्षेत्र लेवल पे क्षेत्र पंचायत और जिला लेवल पे जिला पंचायत सदस्य की घटना होनी चाहिए। तो ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। अब हम समझते हैं कि पहला इसका रिकमेंडेशन क्या था कि 3 स्तरीय। पहले तो आप याद रखेंगे कि कब ये कमेटी बनाई गई, 57 में।
और 57 में नवंबर में कमेटी बनाई गई, रिपोर्ट दिया इसने 58 में। ये कमेटी बनाई क्यों गई? ये कमेटी बनाई गई सामुदायिक विकास कार्यक्रम को देखने के लिए, उसको समझने के लिए ये क्यों डेवलप हुआ, कितना सक्सेस रहा नहीं रहा। तो पहले अगर क्वेश्चन आए कि ये किस लिए बनाई गई बलवंत राय मेहता कमेटी, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम को स्टडी करने के लिए। उसके बाद ये क्वेश्चन आएगा कि इसने क्या रिकमेंडेशन दी है, ये कब बनाया गया? 1957 में। तो इसके क्या क्या सुझाव थे, रिकमेंडेशन क्या थे? तो पहला था कि 3 स्तरीय पंचायत। 3 स्तरीय पंचायत का मतलब कि ग्राम लेवल पे पंचायत हो, क्षेत्र लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे पंचायत हो और जिला लेवल पे पंचायत हो, जिला पंचायत हो। और इसने एक बात कहा कि ग्राम में जो भी मेंबर्स हों वो ग्राम के सदस्यों को चुना जाए पंचायत के लिए, क्षेत्र के सदस्यों को चुना जाए, जिला के सदस्यों को चुना जाए। और एक ये जिला परिषद है, ये कैसी एडवाइजरी बॉडी हो, क्षेत्र पंचायत इम्प्लीमेंटिंग बॉडी हो, गांव पंचायत को सीधे फंड दिया जाए। तो इसके बहुत जो सुझाव थे, लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण सुझाव क्या थे कि 3 स्तरीय पंचायत व्यवस्था की बात कही थी इसने, जो कि आज हमारे देश में लागू है। इसके सुझाव के बाद राजस्थान में 2 अक्टूबर गांधी जी के जन्मदिन के दिन, क्योंकि गांधी जी का ही मानना था कि हमारा देश गाँवों का देश है। गांधी जी का मानना क्या था कि गांधी जी का मानना था कि गाँवों में स्वरोज होना, राम राज्य होना चाहिए। तो गांव अगर शिक्षित होंगे, गांव अगर विकसित होंगे तो पूरा देश विकसित होगा। तो इसीलिए गांधी जी के सम्मान में बलवंत राय मेहता कमेटी के समिति के इस सिफारिश के बाद 2 अक्टूबर 1959 में नागौर जिला में पहली बार ये 3 स्तरीय पंचायत व्यवस्था का गठन किया गया। 3 स्तरीय पंचायत व्यवस्था, नागौर जिला लेवल पे जिला पंचायत, उसके क्षेत्र लेवल पर क्षेत्र पंचायत और गाँव में ग्राम पंचायत। और इसके मतलब जो इसके रिकमेंडेशन थे, जैसे था कि जिला पंचायत का अध्यक्ष कौन होगा, डीएम होगा, और फंडिंग कैसे होगी, एडवाइजरी कैसे होगी, पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे होगी। तो ये 2 अक्टूबर को। इसके बाद आंध्र प्रदेश, ये भी क्वेश्चन कहीं कहीं पूछ लेता है कि आंध्र प्रदेश या क्रोनोलॉजी में। तो इसके बाद राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश। इस समय क्या हुआ कि बलवंत राय मेहता समिति के रिकमेंडेशन के बाद पूरे देश में जिला पंचायत, ग्राम पंचायत का गठन हुआ। लेकिन राज्य अपने अपने स्तर पे, कोई किसी यहाँ 2 स्तरीय व्यवस्था कर लिया, किसी ने 3 स्तरीय व्यवस्था कर लिया, तो किसी ने मतलब होमोजीनियस नहीं था, कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ। तब एक और मेहता कमेटी बनाया गया, अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति 1977 में अशोक मेहता समिति बनाई गई। इसका रिकमेंडेशन, अब वही बात, ये क्यों बनाया गया? ये इसलिए बनाया गया कि जो इससे पहले जो भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन थे वो कैसे काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उसमें क्या कमियां हैं, क्या नहीं कमियां हैं, आप कुछ सुझाव दीजिए ताकि और बेहतर पंचायती राज का गठन हो पाए देश में। तो इन्होंने सुझाव क्या दिया कि 3 स्तरीय चुनाव के 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बजाय हमारे मतलब 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। तो पहला तो इनका ये था। और विलेज 15,000 से 20,000, इनका मतलब विलेज का मानना था कि जो जनसंख्या 15,000 से 20,000 के बीच में हमें विलेज पंचायत मतलब ग्राम पंचायत का गठन करना चाहिए। तो ये इनका मतलब क्या था कि आप अशोक मेहता से याद रखेंगे कि ये 1977 में बनाया गया। सेम वैसे ही 1978 में इनका रिपोर्ट आया और इन्होंने 3 स्तरीय की जगह 2 स्तरीय की व्यवस्था की बात की। आप याद रखिएगा, अशोक मेहता 2 नाम है और इसमें कितने नाम है? बलवंत राय मेहता 3। तो ये 3 स्तरीय बलवंत राय मेहता और 2 स्तरीय अशोक मेहता, 2 नाम अशोक मेहता, इसमें 3 नाम, 3 स्तरीय व्यवस्था। ये 1957 में सबसे पहले, और ये आया क्यों? सामुदायिक विकास कार्यक्रम को अध्ययन करने के लिए। और इसने रिकमेंडेशन दे दिया पंचायती राज का गठन करने के लिए, 3 स्तरीय पंचायती राज का गठन करने के लिए। उसके बाद ये अशोक मेहता कमेटी आई, समिति आई 1977 में। 78 में इसने रिकमेंडेशन दिया कि 2 स्तरीय पंचायत होना चाहिए। इसके बाद आया एक GV राव समिति 1985 में। इसने भी अपने स्तर पे जिला परिषद गठन करने की बात की, जिला परिषद को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने की बात की, फंडिंग देने की बात की। तो आप बस ये याद रखिए कि कौन सा पहले आया, पहले बलवंत राय मेहता, फिर अशोक मेहता,
उसके बाद GB के राव समिति, और उसके बाद इम्पोर्टेंट हो जाता है 1985 में। डेट भी याद रखना है कि 1985 में। पहला वाला कब आया था? 57 में, दूसरा 77 में और तीसरा 85 में। रिपोर्ट कब दिया? 58 में रिपोर्ट दिया पहला वाले ने, दूसरे वाले ने 77 में, 78 में रिपोर्ट दिया, तीसरा वाला 85 में आया और 86 में रिपोर्ट दिया। अब हम बात करते हैं LM सिंघवी की। LM सिंघवी कमेटी बनी 86 में। LM सिंघवी राजीव गांधी ने अपॉइंट किया कमेटी को, कहा कि आप रिकमेंडेशन दीजिए। तो इन्होंने भी पंचायती जो बलवंत राय मेहता कमेटी था उसी में थोड़ा सा सुधार किया, और इन्होंने एक नई बात क्या कही? न्याय पंचायत के। न्याय पंचायत, अगर पेपर में पूछ ले कि न्याय पंचायत, तो न्याय पंचायत किसने कहा था? कि LM सिंघवी ने। LM सिंघवी ने क्या कहा कि न्याय पंचायत का गठन होना चाहिए ग्राम पंचायत के साथ साथ ही। क्यों? क्योंकि जो छोटे पिटी क्राइम्स है गांव लेवल पे, उनका जो निवारण है वो न्याय पंचायत के द्वारा ही किया जाए। इसने एक और रिकमेंडेशन दिया था कि संवैधानिक दर्जा दिया जाए। पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके, संविधान में संशोधन करके बाकायदा एक चैप्टर ऐड कर दिया जाए उसके लिए, और संवैधानिक दर्जा दिया जाए। इससे क्या होगा कि कोई भी स्टेट वायलेट नहीं करेगा, और वायलेट करने से क्या होगा कि संवैधानिक वैल्यू को आप वायलेट कर रहे हैं। तो हर एक राज्य में पंचायती राज व्यवस्था इस्टेब्लिश्ड हो सके, इसलिए इसने क्या बोला कि संवैधानिक दर्जा देने की बात कही। LM सिंघवी किसके शासनकाल में किसने अपॉइंट किया था? राजीव गांधी ने। ये याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि राजीव गांधी के समय में कौन सा? LM सिंघवी समिति। संवैधानिक दर्जा की बात की, न्याय पंचायत की बात की, 1986 में ये आया। और उसके बाद अब समझते हैं हम लोग हुआ क्या कि इसके बाद 64 अमेंडमेंट आया। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि राजीव गांधी ने कौन सी अमेंडमेंट लाया था पंचायती राज के लिए? 64 अमेंडमेंट लाया था, लेकिन ये अमेंडमेंट पास नहीं हो पाया। क्यों पास नहीं हो पाया? ये लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में फेल कर गया, क्योंकि इसमें जो फंडिंग की बात थी वो सीधे केंद्र फंड कर रहा था पंचायत को, और राज्य को साइड कर दिया गया था। और राज्यों का कहना था कि पंचायत का गठन जब राज्य में है तो राज्य के पास स्वायत्तता होनी चाहिए कि पंचायतों में फंडिंग कैसे हो, और पंचायतों में गठन में राज्य का एक महत्वपूर्ण रोल होना चाहिए। क्योंकि अगर आप केंद्र में राज्य और राज्य के अंतर्गत वो छोटे छोटे पंचायत हैं, तो इसलिए ये फेल हो गया। आप याद रखेंगे कि 64वां अमेंडमेंट, 64वां संवैधानिक संशोधन राजीव गांधी द्वारा लाया गया पंचायत को संवैधानिक दर्जा देने के लिए, जो कि ये संभव नहीं हो पाया। उसके बाद 73वां संविधान संशोधन 1992 में, किसके सरकार में? नरसिम्हा राव के सरकार में। ये 1991 में फाइनली 1991 में आया था संविधान में, टेबल्ड हुआ था लोकसभा में। 1992 में ये पास हो गया, और ये फोर्स में कब आया? 24 अप्रैल 1993। 24 अप्रैल 1993, और 24 अप्रैल को ही हम लोग पंचायती राज दिवस मनाते हैं। क्यों? क्योंकि इसी दिन ये 73वां संविधान संशोधन पावर में आया, फोर्स में आया। तो आप लोग याद रखेंगे कि 73वां संविधान संशोधन, और ये किसके समय आया? नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट में आया, और 24 अप्रैल 1993 को ये फाइनली पास हो गया था। 91 टेबल हुआ, और 92 में पास हो गया, और 93 में लागू कर दिया गया 24 अप्रैल 1993। और 24 अप्रैल को इसीलिए हम लोग पंचायती राज दिवस मनाते हैं। ये संशोधन के द्वारा क्या क्या किया गया? संशोधन के द्वारा पहला तो क्या किया गया कि 243 से 243 ओ 73वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या क्या ऐड किया गया? पहले तो याद रखेंगे कि ये कौन सा था? 73वां 1992 में आया गया, लागू किया गया 24 अप्रैल 1993 में। और इस संविधान संशोधन के द्वारा क्या क्या ऐड हुआ? पहले तो आर्टिकल 243 से 243 ओ एक पार्ट ऐड कर दिया गया, पार्ट 9। इसमें क्या? पंचायत के लिए एक नया पार्ट ऐड कर दिया गया संविधान में, 9 नहीं, और एक नई अनुसूची, एक नया शेड्यूल जारी ऐड कर देगा 11वां, किसके तहत?
243 जी के तहत। और इस सूची में, अनुसूची में कितने विषय थे? 29 विषय थे। तो आपको याद रखना है कि 73वां संविधान संशोधन। यह भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए कौन सा संविधान संशोधन लाया गया, तो उसमें कौन सा था? 73वां और 74वां। ऑप्शन 73वां 74वां हो सकता है। ये कब लाया गया? 1992 में। क्या क्या इसमें से हुआ? पार्ट 9 ऐड किया गया पंचायत के लिए, और एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची ऐड कर दी गई जिसमें 29 विषय हैं। ये भी पूछता है कि पंचायत वाले में कितने विषय हैं, तो 29 विषय हैं। और कौन से आर्टिकल के तहत? 243 जी। इसमें क्या क्या मुख्य बात हुई थी? पहला तो क्या लिखा है इसमें कि ग्राम सभा, कि ग्राम सभा क्या होना चाहिए। तो ग्राम सभा वो सारे लोगों का समूह है जो किसी ग्राम पंचायत क्षेत्र में रहते हैं और जिनकी उम्र 18 से ऊपर है। याद रखिएगा कि 18 से ऊपर जो रजिस्टर्ड वोटर हैं किसी भी ग्राम पंचायत के, वो सारे मेंबर, सारे सदस्य क्या होते हैं? ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं। तो ग्राम सभा के सदस्य कौन है? 18 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं उस ग्राम पंचायत के जो वैलिड वोटर है वो क्या है? इस ग्राम सभा के सदस्य होंगे। और ग्राम सभा का गठन क्या होता है कि ग्राम पंचायत वो ग्राम सभा का गठन बार बार कराती है। क्यों? क्योंकि गांव से रिलेटेड जो डिसीजन लेना है वो कौन लेगा? ये ग्राम सभा लेती है। ये हम लोग एक क्वेश्चन और आता है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र भारत में किस संस्था में देखी जाती है? तो वो किस में देखी जाती है? पंचायती राज में। क्यों? क्योंकि यहाँ लोग सीधे ही पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में। सीधे कैसे पार्टिसिपेट करते हैं? ग्राम सभा के द्वारा। और ये ग्राम सभा को कंस्टिट्यूट कौन करता है? मतलब कि ये ग्राम सभा में तो सारे लोग हो गए, इसके अलावा लोग चुनाव होता है हर एक वार्ड से। हम अभी समझाते हैं कि वो कैसे होता है। तो ग्राम सभा हो गया। अब समझते हैं कि ग्राम पंचायत मतलब 3 स्तरीय व्यवस्था क्या होती है। 3 स्तरीय व्यवस्था आपने बार बार सुना कि 3 स्तरीय व्यवस्था। तो 3 स्तरीय व्यवस्था क्या है कि ग्राम लेवल पे ग्राम पंचायत का चुनाव होगा, क्षेत्र लेवल पे क्षेत्र पंचायत का चुनाव होगा, और जिला लेवल पे जिला पंचायत का चुनाव होगा। तो ये 3 स्तर होगा, 1, 2 और 3। अब इसमें समझिए कि ग्राम के सदस्यों का चुनाव कौन करेगा? वहाँ के लोग। और क्षेत्र पंचायत के लिए क्या होता है कि क्षेत्र पंचायत का भी एक एरिया चुना जाता है कि हाँ इतने एरिया का एक क्षेत्र पंचायत सदस्य होगा, दूसरे का इतना होगा। तो हर एक क्षेत्र पंचायत कंस्टिट्यूएंसी से एक क्षेत्र पंचायत सदस्य चुना जाता है। उसी तरह से एक जिला में जिला पंचायत एरिया बनाया जाता है कि इस एरिया से एक जिला पंचायत सदस्य चुना जाएगा। तो एक जिला पंचायत सदस्य, एक ग्राम पंचायत सदस्य और एक क्षेत्र पंचायत सदस्य उस एरिया के लोग चुनते हैं। और संवैधानिक संशोधन के अनुसार से क्या है कि राज्यों को ये स्वायत्तता दी गई है कि आप ग्राम पंचायत अध्यक्ष यानी ग्राम प्रधान या ग्राम सरपंच का चुनाव कैसे होगा ये आप तय करेंगे। लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष और क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष जो होगा उसका चुनाव इनडायरेक्टली होगा। इनडायरेक्टली कैसे? अप्रत्यक्ष रूप से होगा, क्योंकि वहां के लोगों ने क्षेत्र पंचायत सदस्य चुना और क्षेत्र पंचायत सदस्य मिलके क्या चुनेंगे? क्षेत्र पंचायत सदस्य मिलके क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष चुनेंगे। उसी तरह से जिला पंचायत सदस्य को कौन चुनेगा? वहां के लोग चुनेंगे। और जिला पंचायत सदस्य मिलके जिला पंचायत अध्यक्ष को चुनेंगे। तो ये जिला में हो गए, ये क्षेत्र में हो गए। और ग्राम पंचायत में क्या है कि ये राज्यों को बताया गया कि प्रधान और सरपंच का चुनाव हर एक राज्य में अलग अलग होता है। उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है? उत्तर प्रदेश में ये होता है कि हम ग्राम प्रधान का भी चुनाव डायरेक्ट करते हैं। ग्राम प्रधान यहाँ के डायरेक्ट मतलब ग्राम में कैसे चुनाव होगा? एक तो चुनाव होगा सदस्यों का, वार्ड सदस्यों का, वार्ड मेंबर का, और दूसरा क्या होगा कि ग्राम प्रधान का या ग्राम सरपंच का। उसका चुनाव गांव के लोग डायरेक्ट करते हैं, 2 वोटिंग करते हैं, एक सदस्य के लिए और एक प्रधान के लिए। और दूसरे राज्यों में कैसा है या संविधान में क्या लिखा कि हर एक राज्य अलग अलग डिसाइड करेगा। जैसे बिहार में सरपंच का चुनाव कौन करेगा? ये लोग जो सदस्य चुने जाते हैं ये लोग आपस में वोटिंग करके चुनते हैं कि ये ग्राम पंचायत है। अब ग्राम पंचायत
और सरपंच, इनका काम क्या होता है कि ये लोग कंस्टिट्यूट करते हैं और ग्राम सभा बुलाते हैं, और ग्राम सभा बुलाने के बाद डिसीजन ली जाती है कि हाँ गांव में क्या समस्या है और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। अब बात है कि क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत का काम क्या है। तो जो फंडिंग होती है केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा, वो कहाँ होती है, वो जिला पंचायत में होती है, और वहाँ से फंड को डिवेल्युएट करके ग्राम पंचायत तक लाया जाता है। तो अभी ये फंडिंग का मैकेनिज्म भी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि ये फाइनेंस कैसे होती है ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत में, और वो पैसा कैसे अप्रूव होता है और काम कैसे होता है। तो ये हम यहाँ पे आप समझिए कि 3 स्तरीय पंचायत व्यवस्था क्या है, चुनाव कैसे होता है, और ये सब जो चुनाव होता है इसकी एज कितनी होती है, एज या टेन्योर कितना होता है या अवधि कितनी होती है। तो ये 5 सालों के लिए चुनाव किया जाता है, क्षेत्र पंचायत सदस्य का भी, ग्राम पंचायत सदस्य का भी और जिला पंचायत सदस्य का भी, और हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का भी। तो ये 5-5 साल के लिए ये सारे लोग चुने जाते हैं। और जिला पंचायत अध्यक्ष कैसे चुना जाता है, वो जिला पंचायत सदस्य आपस में मिलके एक मेंबर को जिला पंचायत अध्यक्ष चुनते हैं। उसी तरह से क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष, क्षेत्र पंचायत के लोग आपस में मिलके ये लोग अपना अध्यक्ष चुनते हैं। तो ये हो गया त्रिस्तरीय व्यवस्था क्या है, आप लोग याद रखेंगे। ग्राम सभा क्या है, पंचायत क्या है, उसके अलावा त्रिस्तरीय व्यवस्था क्या है, चुनाव बता दिया कि सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, चेयरमैन का चुनाव कैसे होता है। याद रखिएगा कि जिला अध्यक्ष और क्षेत्र अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है। इसके अलावा रिजर्वेशन, आरक्षण का क्या है। तो आरक्षण क्या है कि 33% आरक्षण विमेन को दिया गया है पंचायत के चुनाव में। क्यों? क्योंकि आरक्षण देने से क्या होगा कि छोटे स्तर पे जो डिसीजन मेकिंग में महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा और धीरे धीरे वो ऊपर स्तर तक भी डिसीजन मेकिंग में आ सके। तो यहाँ विमेन का रिजर्वेशन कितना दिया गया, 33%, और राज्यों को दिया गया कि 33%, 73वें संविधान में कहा गया 33% कंपल्सरी किया गया कि 33% आपको देना ही देना है। उसके ऊपर राज्य के ऊपर निर्भर है कि राज्य कितना देती है। जैसे कि बिहार में कितना है, बिहार में 50% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया गया है, लेकिन अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में कितना है, 33%। उत्तर प्रदेश में भी बात चल रही है कि यहाँ भी 50% किया जाए, लेकिन अभी का स्टेटस ये है कि उत्तर प्रदेश में 33% आरक्षण है महिलाओं का। इसके अलावा जो पॉपुलेशन का रेशियो होगा उसके रेशियो के अनुसार से SC, ST और OBC को भी सदस्य के चुनाव में, जो डायरेक्ट चुनाव होता है उसमें रिजर्वेशन दिया जाता है। जैसे अध्यक्ष का चुनाव इनडायरेक्ट होता है तो उसमें मतलब कि रिजर्वेशन दिया जाता है SC, ST और OBC के सदस्यों को। अब हम लोग समझते हैं आर्टिकल्स या डिस्क्वालिफिकेशन। डिस्क्वालिफिकेशन क्या है कि ग्राम सभा के लोग 2/3 मेजोरिटी से ये अप्रूव कर दे कि ये प्रधान ठीक नहीं है, जो जनरली होता नहीं है, तो वो मेंबर डिस्क्वालीफाई हो जाता है। इसके अलावा और बहुत तरह के प्रोविज़न है, इलेक्शन में धांधली ये वो, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। डिस्क्वालीफाई होने के बाद फिर से री इलेक्शन होता है 6 महीने के अंदर, और वो री इलेक्शन होगा तो वो जो मेंबर चुना जाएगा वो अपने 5 वर्ष के लिए नहीं, पंचायत की जो 5 वर्ष की अवधि है उसी में जो समय बच गया उसी के लिए चुना जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो री इलेक्शन होगा, जैसे मान लीजिए कि 2 साल बाद री इलेक्शन हुआ, तो 2 साल बाद री इलेक्शन हुआ तो वो 3 साल के लिए ही चुना जाएगा, न कि 5 साल के लिए चुना जाएगा। इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए क्या बनाया गया, ये स्टेट इलेक्शन कमीशन को बनाया गया कि जो ये चुनाव को सही से करा सके। और आप लोग याद रखेंगे कि स्टेट इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल में है, 243 के, ये आपको याद होना चाहिए, 243 के। ये सीधे आता है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन या राज्य चुनाव आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो 243 के। और इसके अलावा भी हम लोग अभी आर्टिकल्स देखेंगे कि कौन से आर्टिकल में क्या है। तो ये पूरा पंचायती राज व्यवस्था, आप पूरे ये जितने भी समितियां हैं इसको याद रखिएगा कि बलवंत राय मेहता कब आई, 57 में आई, तो कौन सा समिति बना 1959 में नागौर जिला में, और क्यों लाई गई, क्या इसने कहा था 3 स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था। 3 स्तरीय क्या है, ग्राम, जिला, क्षेत्र। इसके अलावा दूसरी कौन सी आई थी, अशोक मेहता आई,
और तीसरी एल.एम. सिंघवी आई, उससे पहले जी.वी.के. राव आई। तो जी.वी.के. राव उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। एल.एम. सिंघवी क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है? क्योंकि इसने एक ये भी कह सकते हैं कि जो आज का पंचायत का स्वरूप है, एल.एम. सिंघवी और बलवंत राय मेहता दोनों का क्या है, मिश्रण रूप है। एल.एम. सिंघवी ने क्या कहा कि इसको संवैधानिक दर्जा दिया जाए। इसके बाद ये कवायद तेज हो गई कि हाँ, संविधान में संशोधन करके इसके पार्ट्स को, इसके आर्टिकल्स को लाया जाए। तो ये है पूरा एल.एम. सिंघवी समिति। आप ये समझिएगा कि इनका चुनाव कैसे होता है, कौन कौन से अनुच्छेद है, कौन सा पार्ट है, कौन से सन में लाया गया, 93 में है, और 243 ओ पार्ट कौन सा है, और 9A अनुसूची कौन सी है, 11। तो ये पूरा आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा ये ग्राम कितने हैं, ग्राम पंचायत कितने हैं, क्षेत्र पंचायत कितने हैं उत्तर प्रदेश में, ये सब भी आपको याद होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश में कितने ग्राम पंचायत हैं अभी के लिए? 5,80,073, ठीक है। और क्षेत्र पंचायत कितने हैं? 827, ये याद रखिएगा आप लोग। और नंबर ऑफ विलेज उत्तर प्रदेश में, नंबर ऑफ विलेज तो यही होगा, विलेज पंचायत जो है यही। तो विलेज पंचायत का मतलब ये नहीं कि हर एक विलेज का एक गांव होगा। हर एक विलेज मतलब कुछ विलेज को मिला के जिनकी जनसंख्या 5,000 तक पहुंचती है, तो वो कई विलेज के क्लस्टर को मिलके ग्राम पंचायत बनाया जाता है। और ग्राम पंचायत में तो सदस्यों का चुनाव होता है। उत्तर प्रदेश में प्रधान का भी चुनाव डायरेक्ट होता है। तो हम कुछ आर्टिकल समझ लेते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो 243 तो आप याद रखिए कि डेफिनेशन दिया गया है कि ग्राम पंचायत क्या है, क्षेत्र पंचायत क्या है, कितने पॉपुलेशन के बाद ग्राम पंचायत होगा, कितने पॉपुलेशन के बाद क्षेत्र पंचायत होगा। ये हर एक राज्य के अनुसार अलग अलग है। हम लोग उत्तर प्रदेश के अनुसार से ये देख लेंगे कि कौन से क्या है। 243A में दिया गया है कि ग्राम सभा क्या है। तो ये ग्राम सभा वाला आर्टिकल याद रखिएगा कि ग्राम सभा कौन से आर्टिकल में है, 243A। उसके बाद 243D, रिजर्वेशन, आरक्षण का क्या रूप है, और ये बड़ा न्यूज़ में था उत्तर प्रदेश के पंचायत के चुनाव में। तो ये आरक्षण याद रखिएगा। इसके अलावा इलेक्शन 243 के राज्य चुनाव आयोग या पंचायत का चुनाव, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है 243 के। और एक आर्टिकल है कि 243I, राज्य वित्त आयोग। तो राज्य वित्त आयोग क्यों बनाया जाता है? राज्य वित्त आयोग हर एक 5 साल पे गठन होती है, ये देखने के लिए कि राज्य का जो पैसा है, राज्य जो टैक्स कलेक्ट करती है, उसको पंचायत में कितने कितने हिस्सेदारी में कितना कितना फंडिंग किया जाएगा। तो ये 243I, 243K, 243D, 243A, ये क्या है कि ये है पंचायत के गठन। और 243G में क्या है कि पंचायत को कौन कौन से पावर्स है, मतलब कि 11th अनुसूची के बारे में कौन सा है, 243G। 243G अनुसूची के बारे में है कि कौन कौन सी 11वीं अनुसूची, सीधे पूछ लेता है क्वेश्चन की 11वीं अनुसूची किस आर्टिकल के तहत है, तो 243G। और इसमें कितने पावर पंचायत को दिए गए हैं, 29 पावर का मतलब कि टैक्स कलेक्ट करने के पावर, और कुछ जैसे कि डिसीजन लेने के पावर, जैसे रूरल हाउसिंग कैसा होगा, पानी का मैटर क्या है, गांव के अंदर जो सड़क है, मतलब सड़क क्या, गलियां हैं, फ्यूल है, फूडर है, मतलब ये जो डिसीजन लेने का पावर है वो कितने वो हैं। और पंचायती राज के बारे में एक और कथन आती है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण, सबसे ज़्यादा सत्ता का विकेंद्रीकरण कहाँ से हुआ। विकेंद्रीकरण करने का मतलब कि जो पावर लेने वाली अथॉरिटी है वो किसी एक के हाथ में ना हो, वो अलग अलग लोगों के हाथ में हो। तो पंचायत होने से क्या हो गया कि एकदम ग्राउंड लेवल तक पावर लेने का अधिकार हो गया। 29 ये विषय पे किसको अधिकार है, पावर, मतलब किसको पावर है, पंचायत को पावर है कि ये 29 सब्जेक्ट जो है, 29 विषय हैं, इस पे पंचायत अपना डिसीजन ले कि किस मैटर पे क्या डिसीजन लिया जाए। जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन करने का मतलब जो राशन मिलता है, तो ग्राम पंचायत डिसाइड करती है कि कौन बेनिफिशियर है राशन लेने के लिए, किसके पास लाल कार्ड होना चाहिए, किसके पास वाइट कार्ड होना चाहिए।
जो ग्राम पंचायत में कम्युनिटी एसेट्स होती है, जैसे कि वो ग्राम सभा की ज़मीन होती है, तो वो सब डिसीजन कौन लेता है कि वो ग्राम पंचायत बताता है कि हाँ अगर जैसे मान लीजिए कि गांव में कोई फील्ड है और उस पर कोई केंद्र सरकार या राज्य सरकार कुछ बनाना चाहती है, तो वो पहले ग्राम पंचायत की अनुमति लेनी होगी। ग्राम पंचायत कहेगा कि हाँ आप बना लीजिए, तब वहाँ पे बनेगा। अगर ग्राम पंचायत अनुमति नहीं देता है तो नहीं बनेगा, या ग्राम पंचायत कुछ कंडीशन रखेगा कि हाँ इतने ज़मीन के बदले हमको ग्राम पंचायत के लिए इतनी भूमि दीजिए या इतना कम्युनिटी ज़मीन दीजिए। तब जैसे हम लोग के गांव में ही एक ऐसा केस हुआ था कि एक हमारे यहाँ वो ग्राम सभा की मैदान है जिसमें स्कूल बनाने की बात हुई, तो विधायक आई और वो मंत्री आए कि हाँ यहाँ पे स्कूल बनेगा, तो ग्राम पंचायत ने अप्रूव नहीं किया कि हाँ अगर आपको स्कूल बनाना है तो इतनी ज़मीन हमको कहीं और दीजिए, इसके बदले में आप स्कूल बना पाएंगे। तो वो फिर नहीं हो पाया समझौता, तो वहाँ पे स्कूल नहीं बनी। तो उसी तरह से है जो कम्युनिटी एसेट्स हैं उसका डिसीजन कौन लेता है, ग्राम पंचायत लेता है। गाँव में कुछ गाँव में मेले लगते हैं, तो मेला में कौन कौन सा क्या पार्टिसिपेट होगा, कौन ठेली लगाएगा नहीं लगाएगा, ठेली का कितना पैसा ग्राम को जाएगा, ये सारा डिसीजन ग्राम सभा लेती है। तो ये क्या है कि डिसीजन मेकिंग पावर ग्राउंड लेवल पे आ गई। और ये ग्राम पंचायत को पावर कौन देता है, ग्राम सभा देती है। ग्राम सभा एक तरह से सांसद है, पार्लियामेंट है, और जो उसके सदस्य हैं वो एग्जीक्यूटिव बॉडी हैं जो उसको निर्धारित करते हैं। तो ये है पूरा पंचायती राज व्यवस्था। कल हम लोग इसमें से और देखेंगे कि पेशा एक्ट क्या है, इसके अलावा आर्टिकल्स में डेफिनेशन क्या क्या है ग्राम पंचायत के, क्षेत्र पंचायत का और जिला पंचायत का, और कब कब ये और डिवोल्यूशन हुआ पावर का। और नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। ये तो ऐसे ही है, प्रॉपर नोट्स आप लोगों को हैंड रिटन मिल जाएंगे टेलीग्राम पे। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही।